नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और नए वीडियो पर आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने ये वेबसाइट है ओपन कर रखी है, यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट यानी कि एसजेई विभाग की, जिसको समाज कल्याण विभाग बोल सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपके फोरम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर करूंगा, क्योंकि पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड है वो कर लिए हैं। डाउनलोड होने के बाद में आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, कब से आपका फोरम स्टार्ट हो रहा है, साथ ही में कौन कौन फोरम भर सकता है, जितने भी जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है, साथ में जो पीटीटी के स्टूडेंट है, आपकी जितनी भी जो फीस है वो आपको लौटा दी जाएगी। साथ में फोरम है वो कौन कौन सी कैटेगरी और कौन कौन सी जो जाति के जो स्टूडेंट है वो फोरम है वो भर पाएंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर न्यूज एंड प्रेस रिलीज में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आपको सो जाएंगे। जैसे फर्स्ट में आप देख सकते हो स्कॉलरशिप ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, जैसे कि ये जारी हो चुका है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। बिल्कुल क्लियर करूंगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा जो कि सब छात्रों के लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले तो आज की डेट देख सकते हो, आज की ही डेट है 13 तारीख की, जिसमें बिल्कुल आप क्लियरली देख सकते हो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से जो आपकी स्कॉलरशिप है वो आपकी स्टार्ट होने जा रही है। इसी के बाद में स्कॉलरशिप में जितनी भी जो जानकारी है वो आपको कंप्लीट जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो फोरम है आपके वो 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर से आपके फोरम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज जैसे कि 13 नवंबर है वो हो चुका है, यानी कल से ही आपकी फोरम है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट मानता है, जैसे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र बनने के लिए जो पोर्टल प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 14 नवंबर है वो रहने वाली है। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर से आपके जो फोरम है वो स्टार्ट है। तो जितने भी जो स्टूडेंट है वो आपको फोरम है वो भरना है। अब फोरम आपको किस तरीके से भरना है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। पूरी जानकारी है, कंप्लीट जानकारी है, वो आप सभी छात्रों को यहीं से मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट है वो क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देख सकते हो कि उत्तर मैट्रिक है छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा जो पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र और पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र बनने हेतु अंतिम तिथि, यानी कि पोर्टल बंद होने की जो तिथि रखी गई है वो आपकी 31 जनवरी रखी गई है। यानी कि कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और नेक्स्ट मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ जो आपका जनवरी आने वाला है 2025 का, 2025 जनवरी तक आपके फॉर्म है वो चलेंगे। उसके बाद में भी चलेंगे, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद में भी आपके फॉर्म चलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म है वो लगा देना है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, उक्त ऑनलाइन आवेदन वेब पोर्टल पर आपके भरे जाएंगे, जो कि वेबसाइट है ये रहने वाली है www.sjmsnew.rajasthan.gov.in। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फोरम है वो भरना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहीं से आपको जितनी भी जो जानकारी है वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं जातियों का क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन सी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है यहाँ पर फोरम है वो भर पाएंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए। ठीक है, यहीं से आपको मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि कौन से स्टूडेंट यहाँ पर फोरम है वो भर पाएंगे। देखो, फर्स्ट में तो आप देख सकते हो कि 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा, ठीक है, विभाग के द्वारा, एक बार यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति हो गई, अनुसूचित जनजाति हो गई, यानी कि एससी हो गया, एसटी हो गया, अति पिछड़ा वर्ग हो गया, ठीक है, उसी के बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, उसके बाद में आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया, ठीक है, उसी के बाद में विमंतु, गुमंतु एवं अर्धगुमंतु समुदाय, मिरासी एवं बिस्ती समुदाय हो गया। ठीक है, उसके बाद में मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य की राजकीय व निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय व राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से वेब पोर्टल यहाँ पर दे रखा है www.sjmsnew.rajasthan.gov.in स्कॉलरशिप है, तथा SSO पोर्टल पर स्कॉलरशिप है। SJE ऐप अथवा मोबाइल ऐप SJE एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आपको पेपरलेस छात्रवृत्ति फॉर्म है वो आपको भरना है। फर्स्ट में मैं क्लियर कर देता हूं इसमें फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट है वो भर पाएंगे। देखो, फर्स्ट में जितने भी स्टूडेंट है आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, एक तो आपका SC कैटेगरी हो गया, ठीक है, SC कैटेगरी हो गया, उसके बाद में आपका ST कैटेगरी हो गया, यानी कि ST हो गया, ठीक है, ST हो गया, ST के बाद में आपका SC हो गया,
एससी के बाद में आपका ओबीसी हो गया, ठीक है। ये कैटेगरी के जो स्टूडेंट है ये फॉर्म है वो भर पाएंगे। ओबीसी हो गया, ओबीसी में कौन स्टूडेंट है वो फॉर्म भर पाएंगे, बिल्कुल आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओबीसी में जो बीपीएल के स्टूडेंट है, ठीक है, जो बीपीएल से बिलो पॉवर्टी रेट से है, ठीक है, बीपीएल के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर पाएंगे। एपीएल वाले जो स्टूडेंट है वो फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे। साथ ही में जो एसबीसी ईबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। एमबीसी के स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि विमंतु हो गए, गुमंतु हो गए, अर्धगुमंतु हो गए और मिरासी और समुदाय से और बिस्ती समुदाय से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ पर फॉर्म की डेट मैंने क्लियर कर दी है कि 14 नवंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट आपके 31 जनवरी 2025 तक आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख भी सकते हो, बिल्कुल मैंने आपको एमबीसी बोला था, एमबीसी के जो स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर रखा है, यानी कि इसमें एससी के स्टूडेंट हो गए, एसटी के स्टूडेंट हो गए, उसके बाद में एमबीसी के स्टूडेंट हो गए, उसके बाद में ईबीसी के स्टूडेंट हो गए, ओबीसी में मैंने बिल्कुल क्लियर किया था कि जो बीपीएल के स्टूडेंट है वो ही फॉर्म है वो भर पाएंगे। साथ ही में जो डीएनटी यानी कि अर्धगुमंतु जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट है यहाँ पर फॉर्म है वो भर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर दिया। एससी एसटी एमबीसी और ईबीसी के बाद में डीएनटी के बाद में ओबीसी जो बीपीएल के स्टूडेंट है वो ही फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर जनरल और उसके बाद में ओबीसी एपीएल के स्टूडेंट हो गए, ठीक है। उसी के बाद में आपका ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो गए वो फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आप सीएम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसकी डेट आपकी 20 नवंबर है वो रखी गई है, ठीक है। साथ ही में आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है तो ही आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो आप इसके लिए आवेदन है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैंने बिल्कुल यहाँ पर एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। बाकी तो देखो आपका अगर डाउट रहेगा तो और भी आपको बिल्कुल वीडियो बनाकर एक एक पॉइंट है वो मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, यहां पर मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, जिसमें कि ईबीसी आ गया, वह अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ओबीसी हो गया, और अंबेडकर जिसमें दिमुक्त हो गया, गुमंतु हो गया, अर्धगुमंतु डीएनटी में यहाँ पर निम्नलिखित यहाँ पर विद्यार्थी है, ठीक है, उनका जानकारी दे रखा है। अब इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। साथ ही में आवेदन कर सकेंगे, जैसे कि बीपीएल के स्टूडेंट हो गए, कार्डधारक की पुत्री पुत्र अंत्योदय, कार्डधारक की पुत्र स्टेट बीपीएल, कार्डधारक की पुत्र पुत्री, ठीक है, अनाथ बालिका बालक हो गया, विधवा हो गया, स्वयं हो गया, विधवा की पुत्री हो गई, विधवा का पुत्र हो गया, तलाकशुदा महिला हो गई, स्वयं हो गई, मतलब तलाकशुदा स्वयं महिला हो गई, तलाकशुदा का महिला की पुत्री हो गई, उसका मतलब कि बेटा बेटी हो गया, ठीक है। और साथ में जो योग्य जन है, स्वयं योग्य जन मतलब कि योग्य जन स्वयं है और उसके विशेष योग्य जन की पुत्र पुत्री हो गया, ठीक है। यानी कि बीपीएल कार्ड धारक है उसका मतलब कि उसके जो बेटा बेटी है वो हो गया। उसके बाद में अगर आप अनाथ है, अनाथ बालिका बालक हो सकते हैं, और विधवा के पुत्र पुत्री हो सकते हैं, तलाकशुदा के महिला के पुत्र पुत्री हो सकते हैं, और विशेष योग्य जन की पुत्री पुत्र हो सकते हैं। ये भी फोरम है वो भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं विभाग द्वारा सूचीबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि मुख्यमंत्री जो सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक की छात्रवृत्ति योजना है उसमें 5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले, यानी कि 5 लाख या 5 लाख से कम वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वो कौन भर पाएंगे, यानी कि नॉर्मल तो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। बाकी अगर मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक की बात करें तो 5 लाख तक की भी जिनके परिवार की वार्षिक आय है वो भी आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो फ्री सिंक कार्ड है उसके बारे में क्लियर कर रखा है, जो कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर होता तो आपको यहीं से मैं क्लियर कर देता, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए, ठीक है। फ्री सिंक कार्ड में आप देख सकते हो इसमें जैसे एससी अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया, ईबीसी हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, ठीक है, ओबीसी हो गया, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और अग्रिम शुल्क जमा करवाने प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुनिश्चितता हेतु फ्री सिंक कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें आवेदन प्रक्रिया है वो कहां से आपको करवानी है, जो कि आपका थर्ड पॉइंट है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में। आवेदन आपको कहां से करना है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन स्वयं पासवर्ड सर्जित अथवा ई मित्र या साइबर कैफे से आपको करवा सकते हैं। शैक्षणिक संस्थान में आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर ले तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरांत ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करें। यानी कि अगर आपके आवेदन आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म भरते समय आपको सभी जानकारियों को ध्यान में रखना है। आपका खुद का नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड में जो जनरल इंफॉर्मेशन होती है, एड्रेस हो गया, आपका खुद का नाम हो गया, आपके पिता का नाम हो गया, आपके मदर का नेम हो गया, ये सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद में रीसबमिट आपको दोबारा से करना पड़ेगा, यानी कि वहां पर करेक्शन का आपको ऑप्शन तो मिलेगा लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। साथ ही में छात्र छात्रा मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी स्वयं की ही दे, ठीक है। अगर आपका नहीं है मोबाइल नंबर तो आप खुद की सिम ले सकते हो। दूसरा, अगर आपके पास में ईमेल आईडी नहीं है तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, दस्तावेज का मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, दस्तावेज आपके क्या क्या लगते हैं और आप फॉर्म कहां से भरवा सकते हो, बिल्कुल नजदीकी मित्र पर जाकर भरवा सकते हो या आप खुद से भी आप फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखो, छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक है। बिल्कुल जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ही आपके लगने वाले हैं। सबसे पहले जिसमें बताया गया है कि दस्तावेज जन आधार राज ई वोल्ट डिजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आय का विवरण हो गया, यानी कि आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें कि आपकी 2.5 मैंने क्लियर भी किया था, यानी कि आपकी 2.5 लाख से अधिक है आय है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका मूल निवास हो गया, उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, उसके बाद में गत वर्ष की अंक तालिका है, यानी कि आपकी 10th 12th की मार्कशीट है वो आपकी लगने वाली है। अब ये फॉर्म वो स्टूडेंट पर पाएंगे जो कि रेगुलर है, जैसे कि आपने 12th पास किया, पास करने के बाद में बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और बीएसटीसी में आपको कॉलेज मिल गई, तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो ही फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। देखो, इसमें पहला क्या बोला गया, जैसे कि आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूं। यहाँ पर एक चीज का नाम लिया गया है, एक बार यहाँ से मैं एक बार जो कलर है वो चेंज कर लेता हूं जिससे देखने में आपको इजी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया डिजी लॉकर। देखो, डिजी लॉकर एक मतलब कि सरकार के द्वारा एक ड्राइव आपको दी जाती है जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करके रख सकते हो। अगर आपके पास में डिजी लॉकर है तो उसके पासवर्ड वगैरह आप फॉर्म भरते समय वहां पर डाल सकते हो, तो वहां पर ऑटोमेटिक वहां पर कैप्च कर लिया जाता है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपकी आधार कार्ड है, आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, सब कुछ वहां पर आ जाता है। अगर आपके पास में नहीं है तो आपको जितने भी आपके मूल दस्तावेज है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको स्कैन करवाने होंगे, स्कैन करवा कर ही आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्यार्थियों की जो आधारभूत सूचना वह आय विवरण में परिवर्तन है, इसके बारे में क्लियर किया गया कि नाम हो गया, आपका जाति हो गया, लिंग हो गया, आयु हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, धर्म हो गया, बैंक खाता संख्या, बैंक का खाता संख्या भी आपका लगने वाला है, ठीक है। बैंक आपका खुद का है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो आप खुलवा लेना, और खुलवाओ तो आप गवर्नमेंट बैंक में एसबीआई में खुलवा सकते हो। मोबाइल नंबर हो गया, आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण हो गया, आदि जन आधार पोर्टल से ली जा रही है, ठीक है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एवं जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकॉर्ड के अनुसार जन आधार पोर्टल में अंक की सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ पर मैंने क्लियर भी किया था, जैसे कि ये नोटिस जारी हुआ था उस टाइम मैंने क्लियर किया था। इसमें आप देख सकते हो कि उत्तर मैट्रिक समाज, इसमें मैंने क्लियर किया था कि आगामी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति समाज कल्याण छात्रवृत्ति फोरम के लिए सभी विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज है वो जन आधार पोर्टल पर अपडेट करवा लेना है, ठीक है। मैंने क्लियर किया था कि आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, बैंक डिटेल्स होगी, पासबुक हो गई, ये सब कुछ मैंने क्लियर किया था आपको। ये सब कुछ आपको अपडेट है वो करवा लेना है, ठीक है। वहां पर मैंने क्लियर भी कर दिया था। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ये इसके बारे में क्लियर कर रखा है कि अगर आपका जो एड्रेस है या आपका जो भी एक तरीके से डाटा है वो मिसमैच होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले से ही आपको जन आधार पोर्टल पर जाकर जितना भी आपका नाम है, पिता का नाम है, साथ में आय वगैरह है, वो सब कुछ आपको अपडेट करवा लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर किया है कि जन आधार आईडी तथा आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी। ध्यान रखना, जन आधार का आईडी नहीं है आपके पास में या आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म है वो नहीं भर पाओगे, ध्यान रखना। यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बैंक डिटेल्स के बारे में कि बैंक में क्या क्या डिटेल्स आपकी चाहिए होगी। देखो, विद्यार्थी का बैंक का खाता
आधार सीडेड होना चाहिए, सीडेड होना अनिवार्य है, यानी कि यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है। कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडेड करवाएं। ठीक है, सीडेड की एक तरीके से केवाईसी बोल सकते हो सीडेड को। ठीक है, सीडेड एक बार मैं देख भी लेता हूँ सीडेड को, शायद केवाईसी से रिलेटेड होगा। केवाईसी पूर्ण होना, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, खाता बंद न हो एवं बैंक खाता माइनर न हो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपका जो खाता आप लगाते हो वो खाता आपका माइनर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 साल से कम आयु में अगर आपने वो खाता खुला रखा है, एक तरीके से स्टूडेंट का बोल सकते हो, तो वो खाता आपका नहीं चलेगा। ठीक है, वो खाता आपका नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा आपका खाता क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, खाता आपका क्लोज है वो नहीं होना चाहिए, खाता आपका बिल्कुल ओपन होना चाहिए, बिल्कुल सक्रिय आपका खाता है वो होना चाहिए, तो ही आप उस खाते का जो नंबर है वो आपको डालना है, साथ में IFSC कोड वगैरह आपको वहां पर डालना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है शुल्क संरचना। इसमें क्लियर किया गया है कि शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित जो शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद या पंजीकरण शुल्क है, रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, नामांकन शुल्क है यानी कि एनरोलमेंट फीस हो गया, उसके बाद में शिक्षण शुल्क है, ट्यूशन फीस हो गई, खेलकूद शुल्क है, गेम्स फीस हो गई, संगठन यूनियन शुल्क है। ठीक है, पुस्तकालय शुल्क है, पत्रिका शुल्क है, उसके बाद में परीक्षा शुल्क है का विवरण अंकित करेंगे, जिसके अनुसार ही उस पाठ्यक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनागत छात्रवृत्ति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान में 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस को मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा, अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा। इसमें क्या बोला गया है, चलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, काफी छात्रों को समझ में नहीं आया होगा। इसमें क्या रहता है कि जैसे कि आप फीस लोगे, ठीक है, जैसे कि आप सरकार से फीस लोगे, एसई डिपार्टमेंट से फीस लोगे, मतलब कि आप अपनी स्कॉलरशिप लोगे, तो इस स्कॉलरशिप में अगर आपका जैसे खेलकूद का शुल्क भी लगता है या आपका देखो मेन फीस तो आपकी आएगी, जैसे पीटीटी की बात करें तो 22,000 रुपए तो आपके आएंगे, उसके बाद में बीएसटीसी की बात करें तो आपके जो आपके 13,500 रुपए है वो तो आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके अलावा भी आपकी गेम फीस है लगती है या पत्रिका फीस लगती है या आपकी लाइब्रेरी फीस लगती है या आपकी एग्जामिनेशन फीस लगती है, तो वो फीस भी आप ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको जो रिसिप्ट है, ठीक है, रिसिप्ट होनी चाहिए, जो कि एक तरीके से आप किसी को भी पैसा देते हो और पैसा देने के बाद में जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज में आप पैसा देते हो, पैसे की आपकी रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट है वो आपको ऑनलाइन वहां पर अपलोड करनी होगी। जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करनी होगी। इसी वजह से वहां पर आपको जो पैसा है, बाकी बचा हुआ जो पैसा है अलग चीजों का, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया गया है, तो ध्यान रखना। इसी वजह से मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझाना सही समझा है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन। ये आप देख लेना। इसमें क्या है कि आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उसके पाठ्यक्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान या पाठ्यक्रम योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन स्थायी रूप से निरस्त हो जाता है, तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह है कि जो आपको कॉलेज मिली है, जैसे कि आपको पीटीटी की जिस बीएड की कोई कॉलेज मिली है वो बिल्कुल मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल आपको जो कॉलेज मिली है वो मान्यता प्राप्त है, और उसी कॉलेज का आपको वहां पर नाम डालना है, उसी कॉलेज के बारे में आपको डिटेल्स डालनी है। अगर आप गलती से किसी अदर कॉलेज का नाम वहां पर डाल देते हो और उसको आप सबमिट कर देते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो आवेदन है स्थायी रूप से बिल्कुल परमानेंटली निरस्त हो सकता है। ठीक है, इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। ध्यान रखना, आपको खुद का ही जो आपका इंस्टीट्यूट है उसका नाम डालना है, और खुद की जो आपकी कॉलेज है उसी का नाम डालना है, उसी से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको डालनी है। हर चीज ध्यान रखना। 11 नंबर का पॉइंट है कि विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति। इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेसित किए जाने के पश्चात से ही विद्यार्थी द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक 1 माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है, जिसके अभाव में आवेदन अग्रेसित व स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत किया जाना होगा। अब मैं इसका क्लियर कर देता हूं। इसमें यह बोला गया है, देखो जैसे आप फॉर्म भर देते हो, आपने फॉर्म भर दिया, ऐसे विभाग से आपने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा कि जो विभाग रहता है जो कि आपको स्कॉलरशिप देगा, वो आपको जानकारी लेने के लिए आपके डायरेक्ट आपके कॉलेज से संपर्क करेगा, और कॉलेज से संपर्क करने के बाद में विभाग के द्वारा बोला गया है कि माह में कम से कम
माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में आपकी उपस्थिति होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक जितने भी संस्थान है वहां पर बायोमेट्रिक आप समझ गए होंगे, जहां पर आपको फिंगर वगैरह लगाना होता है, तो वहां पर बायोमेट्रिक उपस्थिति आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि माह में कम से कम एक बार। इसका मतलब ये है कि आपका जो विभाग है जो आपको स्कॉलरशिप देगा वो आपके कॉलेज से पूछेगा कि इस स्टूडेंट ने माह में एक बार उपस्थिति दी है या नहीं दी है। अगर आप नहीं देते हो और कॉलेज वाले बोल देते हैं वहां पर कि ये स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ और इसने बायोमेट्रिक उपस्थिति है वो कॉलेज में नहीं दी, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी एक तरीके से रिजेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपका फॉर्म है वो बैक आ जाएगा। जब तक आप वहां पर उपस्थिति नहीं दोगे कॉलेज में बायोमेट्रिक, तब तक आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ध्यान रखना, आगे प्रोसेस आपका फॉर्म नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मान्यता या संबंधित पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया गया है, वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसमें बिल्कुल कॉलेज के लिए बात की गई है, आपके लिए बात नहीं की गई है। अगर जैसे कोई है, जैसे इसमें बोला गया है कि मान्यता संबंधता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया। एक पोर्टल रहता है मान्यता संबंधता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति का पोर्टल रहता है, वहां पर आपका जो कॉलेज है वो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो आपके कॉलेज का जो वहां पर डाटा है वो आपको नहीं दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो आप जब फॉर्म भरोगे तो आप अपना कॉलेज सर्च करोगे, वहां पर आपका कॉलेज ही शो नहीं होगा। तो इस वजह से यहाँ पर जानकारी दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संबंधित विश्वविद्यालय बोर्ड काउंसलिंग से महाविद्यालय की मान्यता व संचालित पाठ्यक्रम व पाठ्यक्रमानुसार स्वीकृत सीटों की अनुमति प्राप्त करना होगा। ठीक है, छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों द्वारा केवल यहाँ पर जानकारी दे रखी है। ठीक है, बाकी तो इतना कुछ खास नहीं है, जो कि मैंने एक एक पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिया है। साथ ही में यहाँ पर आईपी एड्रेस अनुमत किया जाएगा। ठीक है, 500 से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन होने की स्थिति में ये देखो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बाकी मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया। इसमें पैसा कितना मिलेगा मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, जो कि एक तरीके से पीटीटी के स्टूडेंट है। जैसे बात करें यहाँ पर जो पीटीटी के स्टूडेंट है, पीटीटी के स्टूडेंट की यहाँ पर बात करते हैं कि आपको जो पैसा है वो कितना मिलेगा। आपको पैसा है वो बिल्कुल आपके जो 22,000 रुपए है, 22,000 रुपए है वो आपको मिलेंगे। 22,000 रुपए आपको बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, और बाकी जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है उनको भी जो पैसा है वो मिलेगा। ठीक है, जो बीएसटीसी के स्टूडेंट है उनको भी जो पैसा है वो बिल्कुल मिलेगा। जितना भी आपका पैसा रहता है वो आपको दिया जाएगा, चाहे 2 किस्तों में मिले, लेकिन आपको जो पैसा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको पैसा मिलेगा। साथ में जो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट है वो भी फॉर्म है इसके लिए भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं रहेगी। ये बीएसटीसी का पैसा मिलेगा और साथ में ये पीटीटी का पैसा मिलेगा। और जिन छात्रों का पहले का पैसा नहीं आया है तो उनके लिए मैंने फॉर्म बताया था, ये देख सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि अगर कोई किसी के भी फॉर्म में दिक्कत हो रही है तो ये सब कुछ आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया। रेड फ्लैग वगैरह आपका आ जाता है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से जाकर देख लेना। और आप सभी छात्रों से सभी से विनती है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट जानकारी है वो आप सभी छात्रों को दी जाएगी। बाकी आपको मैं बोलना भी चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना है, जिससे उनकी भी जो हेल्प है वो हो जाए। ठीक है, बाकी तो मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है, और जो जिस तरीके से मैंने आपको क्लियर किया है उसी तरीके से आपको फॉर्म है वो भरना है। और फॉर्म आपको इस वेबसाइट पर आकर भी आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी देखो, आपको एसजेई विभाग से, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति से में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई है वो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, आज के लिए चैनल